नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, बैगन की फसल में सामयिक प्रबंधन का काफ़ी महत्व है। तो बैगन की फसल में सामयिक प्रबंधन करते समय कौन कौन सी सच क्रियाएं अपनावें, इस विषय में विस्तार से बता रहा है हमारा आज का ये वृत्त चित्र। सब्जियों में बैंगन एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है जिसकी बहुतायत में खेती किसान करते हैं। मांग के अनुरूप बड़े रकबे पर प्रगतिशील किसान बैंगन की खेती करते हैं। ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए बैंगन के फसल की देखरेख करना आवश्यक होता है। सही समय पर की गई फसल प्रबंधन से अपने पूरे समय चक्र तक सब्जी फसल बैंगन का उत्पादन मिलता रहता है। स्वस्थ फल के लिए स्वस्थ पौधों का रहना बड़ा ही जरूरी होता है। इसीलिए जब पौधे अपनी बढ़वार पर हों तो समय समय पर फसल प्रबंधन कार्य आवश्यक हो जाता है। बैंगन के खेत में जब पौधे बढ़ रहे हों तब फसल प्रबंधन में निराई गुड़ाई, खाद उर्वरक, सिंचाई, रोग व कीटों से बचाव करना चाहिए जिससे पौधे स्वस्थ रहें और आगे चलकर ज्यादा उपज दें। इस समय खेत में जो बैगन के पौधे लगे हुए हैं उनका देखभाल अच्छी ढंग से बहुत ज़रूरी करना चाहिए। तो बैगन के खेत में शस्य क्रियाएँ बहुत ज़रूरी होती है, जैसे निराई गुड़ाई और उसमें धुआं बनाना, खाद देना, उसका सिंचाई करना अति आवश्यक है, जिससे कि इसका फल अच्छा ढंग से होना चाहिए और उपज हमको अच्छी मिले। सब्जी फसल बैंगन में पौधरोपण के समय निराई कार्य करते रहना चाहिए। जब पौधों में फूल व फल लगने लगें तब निराई कार्य जरूर करना चाहिए। क्यारियों पर उग आए घास फूस की सुहाई समय दर समय करते रहना चाहिए। अंतरालों पर की गई निराई से पौधों को बड़ा फायदा मिलता है। सुहाई से खेत साफ हो जाता है। रोपण के 40-50 दिनों में पौधे विकसित अवस्था में होते हैं, तभी उन्हें मिट्टी से पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलने चाहिए। इसके लिए निराई कार्य करके विभिन्न खरपतवारों को खेत से बाहर कर देना चाहिए। बैंगन का पौधा काफी विकास लेता है। बढ़ने के क्रम में पौधा फैलाव लेता है, इसलिए रोपण के 20-30 दिनों पश्चात गुड़ाई करना चाहिए। गुड़ाई करते समय ध्यान देना चाहिए कि पौधों की जड़ें न कटें। जड़ों से 6 इंच दूर से गुड़ाई करना चाहिए। गुड़ाई कम से कम 2 बार अवश्य करना चाहिए। गुड़ाई करने से मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार बढ़ जाता है, जिससे पौधों का विकास अच्छा होता है। पौधे स्वस्थ रहते हैं। गुड़ाई करने से एक फायदा और होता है कि मिट्टी पलटने से खरपतवार कम उगते हैं। गुड़ाई करके जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, जिससे आगे चलकर पौधों पर जब फल आए तब पौधे जमीन पर ना गिरें।
साथ ही साथ मिट्टी चढ़ाने से पानी देने के पश्चात ऊपर की मिट्टी सख्त नहीं हो पाती और वायु का संचार बना रहता है। अंतः सस्य क्रियाओं को करते समय बैगन के पौधों की जड़ों पर ढूहा बनाना भी जरूरी होता है। मिट्टी चढ़ाने के समय खाद उर्वरक जिसमें यूरिया, डाई पोटाश जड़ों के चारों ओर देना चाहिए। साथ में कंपोस्ट भी हो तो ज्यादा फायदा पौधों को होता है। उर्वरक छिड़काव के पश्चात ढूहा यानी जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाना चाहिए। सावधानी पूर्वक जड़ों के चारों ओर मिट्टी भुरभुरी कर चढ़ा देना चाहिए। मिट्टी चढ़ाने से पौधा गिरता नहीं है। मिट्टी से पोषक तत्व पौधों को भली प्रकार मिल जाता है। मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूरी फसल के दौरान 2 बार करना चाहिए। एक तो जब पौधा 20 से 25 दिनों का हो, दूसरा जब पौधा 40 से 50 दिनों का हो तब। यूरिया पोटाश दे के हम लोग ढुआ के और ओके बनावल जाला त मट्टी निराई गोड़ाई सोहाई कह के तो के फिर ओकर बाद ढुआ हम लोग बनावल जाला तो ओकर बढ़िया से फसल तैयार होला। गोड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने से पौधों की जड़ों का विकास अच्छा हो जाता है। साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर मिलती है। खाद एवं उर्वरक की एक मात्रा खेत में तैयार करते समय देना चाहिए। जब पौधा 30 दिनों का और लगभग 45 दिनों का हो तब खड़ी फसल में छींट कर दें। छोटे पौधों की जड़ों पर उर्वरक देना ज्यादा अच्छा होता है। बड़े पौधों को विभिन्न सस्य क्रियाओं के पश्चात छींट कर देना ज्यादा फायदेमंद होता है। बैंगन में सिंचाई आवश्यकता अनुसार मौसम को देखते हुए करना चाहिए। लगभग 10-15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। खेत पर पानी ज्यादा न लगे इसका भी ध्यान रखना चाहिए। पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाई गई है तो आधी ऊंचाई तक पानी आ जाए यानी मिट्टी गीली हो जाए तो सिंचाई बंद कर देना चाहिए। बैगन के पौधों पर जब फूल के साथ फल भी आ जाते हैं तब रोग व कीट का दुष्प्रभाव भी देखा जाता है। विभिन्न सस्य क्रियाओं के करते रहने के बाद भी मौसम बदलने पर कुछ पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। बैंगन में मुख्यतः झुलसा रोग एवं फल सड़न ही लगते हैं। झुलसा रोग से पत्तियां सूखने लगती हैं, पत्तियों पर भूरे रंग के छल्ले दिखाई पड़ते हैं। इस रोग से धीरे धीरे टहनियां सूख जाती हैं और प्रभावित फल सड़ने लगता है। लाल माइट का भी प्रभाव प्रायः देखा जाता है, जिसमें पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और मुरझाकर सूख जाती हैं। बैंगन में तना छेदक व फल छेदक का दुष्प्रभाव बहुतायत में दिखलाई पड़ता है। इससे बहुत पौधे प्रभावित होते हैं। तना छेदक कीट टहनियों के अंदर
रस चूसकर धीरे धीरे पूरा पौधा खराब कर देते हैं। इसी तरह फल छेदक फल के अंदर छेद करके आ जाता है और पूरे फल को खराब कर देता है। इन रोगों व कीटों से बचाव के लिए रोगार या मोनोक्रोटोफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए। बैंगन की फसल में कुछ पौधे लिटिल लीफ से भी प्रभावित होते हैं, जिसे किसान भाई बंझा कहते हैं। इन पौधों में न तो फूल आता है और न तो फल लगता है। ऐसे पौधों को खेत से काटकर बाहर कर देना चाहिए। बैगन के खेत में कोई पेड़ बंझा हो जाता है, उसको खेत से बाहर उखाड़ फेंक देना चाहिए ताकि उसमें फूल और फल नहीं आता है। इससे खेत में वो रहता है तो और पौधों को नुकसान पहुंचाता है। बैंगन की फसल में विभिन्न सस्य क्रियाओं को करते रहना चाहिए। समय दर समय फसल प्रबंधन करते रहने से उपज ज्यादा और आमदनी अच्छी होती है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल इस समय फलत की अवस्था में है, तो टमाटर की फसल में सामयिक कार्य करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या सावधानी बरतें जिससे जो आपकी टमाटर की फसल हो काफ़ी अच्छी हो, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आर्यन प्रसाद। किसान भाइयों, देखें, ये टमाटर जो है अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश की या बनारस की कह लीजिए एक बड़ी महत्वपूर्ण फसल है और जिससे किसान एक बहुत अच्छी आमदनी लेते हैं और हम सब लोग जो है उससे एक अच्छी पोषक तत्व भी मिलता है। तो टमाटर की फसल सब लोग लगा चुके होंगे जो है, अब उसमें जो देखना है हम लोगों को है कि क्या उसमें अच्छा से जो कृषि कार्य किया जाए जिससे अधिक से अधिक हमको उत्पादन मिल जाए। जो है टमाटर की फसल किसान भाइयों को लगाए हुए लगभग 1 महीना हो गए होंगे। उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि टमाटर की फसल की गुड़ाई कर दें, निराई करके अच्छे से मिट्टी चढ़ा दें और मिट्टी चढ़ाने के बाद 2-3 दिन बाद रुक जाएं। रुक करके जो है उसमें यूरिया की जो टॉप ड्रेसिंग की होती है उसमें 120-60 होता है, उसमें आप जो है 60 पहले दे दिए होंगे और 30 किलोग्राम नाइट्रोजन के हिसाब से दे करके और फिर पानी का जो है सिंचाव करें। उससे क्या होगा कि फसल की बढ़वार होगी और 1-1.5 महीने बाद उसमें जब फूल आना शुरू होते हैं तो फल बनते हैं और जब फल बनते हैं तो जो हम खाद देंगे वो उसके फल को मिलेगा और उससे हमारे फल की साइज़ बढ़ेगी और उसका उपज भी बढ़ेगा। जो है इसके साथ साथ मैं किसान भाइयों को ध्यान दूंगा कि चाहे वो टमाटर असीमित बढ़वार वाली हो चाहे हमारी कम बढ़वार वाली हो, सब में यदि जो है सहारा देना, इसको बोलते हैं स्टेकिंग, सहारा दे देंगे तो उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। लाभ ये होता है कि टमाटर की फसल ज़मीन पर गिरती नहीं है और उसमें हवा पानी अच्छा लगता है, धूप अच्छा लगता है। होता क्या है कि टमाटर की फसल ज़मीन पकड़ लेती है, जब हम पानी देते हैं तब उसमें जो है पानी इकट्ठा होकर के फलों का सड़ने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, उससे हम बच जाते हैं। साथ साथ मैं किसान भाइयों को ये भी कहूँगा कि टमाटर की फसल में इस समय जो है वाइट फ्लाई का अटैक होता है और उससे उसकी टमाटर की पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं और उसके लिए इमिडाक्लोरोपोड नाम की दवा एक आती है जिसकी कि आप जो है 0.5 ml मात्रा ले करके और 1 लीटर पानी में घोल करके उसको छिड़काव करें, उससे आपकी पत्तियों के मुड़ने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ जो है किसान भाई हमारे देखे होंगे कि उसमें टमाटर की फसल में नीचे से
कुछ पत्तियाँ झुलस रही होंगी, जिसको बोलते हैं ब्लाइट। उसके लिए एक रेडोमिल नाम की दवा आती है, जिसमें मेनकोजेब और मेटालिक्सिल होता है। उसको छिड़क करके जो है हम करें तो उस पर बहुत अच्छा काम करता है और उस रोग से मुक्ति मिल जाती है, जिससे फसल की बढ़वार जो है हमारी काफ़ी अच्छी होती है। इसके साथ साथ मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट के मिक्सचर होते हैं, सॉइल में जो है बोरान और जिंक की कमी होती है, उसके लिए कि मल्टीप्लेक्स नाम की जो है आता है, उसको आप लेकर के 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप जो छिड़काव करें तो उससे एकदम जो है फसल की बढ़वार बहुत अच्छी हो जाती है। साथ साथ जो है एक वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र आता है 19-19-19 का, उसको भी यदि हम मिला दें जो है और 10-10 दिन के अंतर पर 2 छिड़काव कर दें तो उससे भी फसल की जो है बढ़वार बहुत अच्छी होती है और उससे फसल की और फल की दोनों की और उपज में हम लोगों ने यहाँ पाया है कि 10 से 12%, 15% तक जो है वृद्धि भी होती है। यूरिया और ये सब देने के बाद जो है इसको छिड़काव करने पर 10 से 15% की वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, इस तरह से जो है यदि हम काम करेंगे, जो फसल की देखभाल करते रहेंगे तो हमको अच्छी से अच्छी उपज मिलेगी, आमदनी मिलेगी और यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। किसान भाइयों, सब्जियों में सिंचाई करते समय सिंचाई की कौन कौन सी उन्नत तकनीक को अपनावें और सिंचाई करते समय क्या सावधानी बरतें, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जो भी सब्जियां इस समय लगाए हुए हैं उनमें सिंचाई का प्रबंधन किस तरह से करें जिससे कि उनको अच्छा से अच्छा उत्पादन मिले, क्योंकि सिंचाई का एक तरह से कहा जाए कि सब्जियों में काफ़ी महत्व होता है, तो किस तरह से वो प्रबंधन करें हमारे किसान भाई सिंचाई का? आपने अच्छा प्रश्न किया। इस साल वातावरण में जैसा कि परिवर्तन आया है, बरसात भी बहुत कम हुई है, ऐसे में पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला जा रहा है, ताल तलिया पोखरों में पानी की कमी है। तो इस परिवेश में सिंचाई प्रबंधन किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना करने के लिए किसानों को विशेष ध्यान देने की बात है। ऐसे तो भारत सरकार, प्रदेश सरकार के माध्यम से टपक सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर फव्वारा विधि सिंचाई के लिए काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है और यह देखा गया है कि इस विधि को अपनाने के लिए दूसरे प्रदेशों के किसान काफ़ी इसमें उत्साह दिखा रहे हैं। लेकिन से कहा जाए वो काफ़ी जागरूक है। जी, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के किसान उतने जागरूक नहीं हैं, जबकि उसकी यहाँ पर भी असीम संभावनाएं हैं। और अगर किसान भाई ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर को अपनाते हैं तो पानी की बचत कम से कम 40-50% होती है। और यही नहीं, हम लोग अनुसंधान द्वारा ये देखे हैं कि पैदावार में भी जो है करीब करीब जो है 30-40% वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ जो इनपुट हम देते हैं, जैसे खाद देते हैं, सीधे खेत में देते हैं, अगर इसको हम टपक सिंचाई के माध्यम से देते हैं तो खाद की मात्रा सीधे जड़ों में जाती है और पौधा लेता है, उसका जो है नुकसान, वेस्टेज नहीं होता है। तो एक तरह से जो खेत में ऐसे हम जो छींट कर खाद वगैरह देते हैं तो पौधों के अलावा घास उसको लेती है और पौधों में, खेत में घास भी ज़्यादा आती है तो पौधों से ज़्यादा भी प्रभावित होता है और एक तरह से कहा जाए कि जो सब्जियों की गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। और ये टपक सिंचाई से ये भी देखा गया है कि जो सब्जियां पैदा होती हैं उनमें जो तत्वों की अधिकता भी ज़्यादा है और उसमें कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि सीधे तत्व जो है जड़ों के यहाँ ही जाते हैं। और जैसे आजकल आप जानते हैं सूक्ष्म तत्वों की भी कमी हो रही है, तो टपक सिंचाई से हम उसको भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब चाहते हैं तभी देते हैं और जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही हम देते हैं। देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि खेत समतल पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी बिहार में नहीं है, तो कभी कभी खेत में जब हम पानी देते हैं तो कहीं पानी ज़्यादा लग जाता है, कहीं पानी कम लग जाता है। तो जहाँ का पानी ज़्यादा लग जाता है वहाँ पर इपिनास्टी एक हम बोलते हैं, वहाँ पर जो है एक तरह से कहा जाए कि हवा की कमी हो जाती है। तो पौधों के अंदर जो है वो देखते हैं ज़्यादा पानी दिनों तक अगर इकट्ठा हो जाता है तो उसमें उकठा की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे जहाँ पानी नहीं लगता है वहाँ पर जड़ों को जो है तत्वों को अवशोषित करने में जो है परेशानी होती है, तो पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है। तो इस तरह से अगर हम टपक सिंचाई से देते हैं तो बिल्कुल नियंत्रित दशा में पानी देते हैं
दूसरी एक जो है स्प्रिंकलर, जो कि हम फव्वारा कहते हैं, जैसे आजकल मटर का सीजन है, मटर में किसान भाई अगर थोड़ी सी भी पानी अगर ज़्यादा दे देंगे तो मटर पीला हो जाता है और वो रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो मटर जैसी फसल में तो किसान भाइयों को अगर संभव हो सके तो फव्वारा विधि का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या है, और ये भी जस्ट जो है जब उसमें फूल आने वाला हो खेत में, उससे फूल के आने के कुछ दिन ही पहले अगर आप जो है फव्वारा विधि से या स्प्रिंकलर से पानी देते हैं तो जितनी ज़रूरत पड़ती है उतनी जो है पौधों को मिल जाती है। और स्प्रिंकलर से देने का एक और फ़ायदा है, आप जानते हैं कि वातावरण में जो है नाइट्रोजन गैसें भी होती हैं, तो जब ऊपर से पानी आता है तो वातावरण के नाइट्रोजन जो होती है उसको भी अपनी नमी के साथ पौधों तक वो ला देता है, और एक अच्छी तरीके से पौधों को जो उपलब्धता जो है उसमें तत्वों की हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने सब्जियों में सिंचाई प्रबंधन किस तरह से करें और क्या सावधानी बरतें, इस विषय में इतनी अच्छी जानकारी देने और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।